आपका स्वागत है द एजुकेशन हब के अंदर। आज हम कक्षा 12 का लेसन नंबर फर्स्ट देखेंगे, 12th क्लास एग्रीकल्चर। लेसन का नाम से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेसन का नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण। कि मृदा क्या होती है, खनिज क्या होते हैं, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है और मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ और मृदा शब्द कहाँ से है, इन सभी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मेन हेडिंग रहती है, मेन हेडिंग हमारी मृदा क्या है इसके बारे में देखो। मृदा के बारे में लिखा है, मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, सोलम शब्द है। इस शब्द से किसका निर्माण हुआ है कि मृदा शब्द का निर्माण हुआ है। और कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श होता है। और उसके बाद देखो, अर्थात मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। उसके बाद देखो, मृदा काम क्या करती है। मृदा का कार्य होता है पौधों को यांत्रिक आधार एवं जीविका प्रदान करना होता है। मृदा का मुख्य कार्य क्या है, पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका या उनको जीवन रहने के लिए उसको बेस बनाने का काम करती है। यह एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है। यह कैसा पिंड है, त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। उसके बाद देखो कुछ वैज्ञानिक, उनके बारे में हम देखते हैं। बकमैन एवं ब्रैडी के अनुसार मृदा क्या होती है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। बकमैन और ब्रैडी क्या बोलते हैं कि मृदा क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। और उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है कि जो ये प्राकृतिक पिंड विच्छेदित और अपक्षयित, विच्छेदित और अपक्षयित, विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थ, अपनी बात करें, एक प्राकृतिक पिंड है, विच्छेदित और अपक्षयित और खनिज पदार्थ और कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है, जो कि पौधों को यांत्रिक आधार एवं जीविका प्रदान करती है, जो कि पौधों को यांत्रिक आधार एवं जीविका प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद हम देखें हमारे पास नेक्स्ट अपने कि जोफे एवं मार्बर, मार्वर यहाँ पर मारवट आएगा, मार्वर या मारवट, इन दोनों नामों से इसको बोल सकते हैं अपने। तो इसके अंदर हम देखें कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों या प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। जोफे और मार्वट क्या कहता है कि एक प्राकृतिक पिंड है जो कैसे, किन से निर्मित हुई है, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। यह प्राय विभिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के सहस्तरों के अनुसार विभेदित की जाती है। तो अपने बात करें इसके अंदर कि जोफे और मार्वट क्या कहता है। जोफे और मार्वट बोलता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थ पर, किस पर, प्राकृतिक पदार्थ पर, कौन से बल, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, विकसित हुई है। प्राकृतिक पदार्थ पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या है, ये विकसित हुई है। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि यह प्राय क्या है, विभिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के सहस्तरों के अनुसार विभेदित की जाती है। खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के विभिन्न सहस्तरों के अनुसार क्या इसको डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद देखो, ये सहस्तर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में क्या रखते हैं, विभिन्नता रखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वैज्ञानिक देखे। दो वैज्ञानिक कौन सा, एक तो हमने देखा बकमैन और ब्रैडी क्या बोलते हैं कि जो प्राकृतिक पिंड है वो विच्छेदित, अपक्षयित और खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। मिट्टी, जो मृदा है उसका निर्माण कैसे हुआ है कि जो प्राकृतिक पिंड है या चट्टानों के विच्छेदित या अपक्षयित और खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। और वहीं पर ही जोफे और मार्वट क्या बोलते हैं, एक प्राकृतिक पिंड तो है, दोनों ने ये बात तो कॉमन बोली है, लेकिन अपने इसमें देखें तो प्राकृतिक पदार्थ पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। यह प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों में क्या खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के स्तर के अनुसार क्या होती है, विभेदित होती है। अलग अलग डिवाइडेशन है क्योंकि इनके बहुत सारी लेयर है, किसी लेयर में कार्बनिक पदार्थ कम है और किसी लेयर में ज़्यादा होते हैं। दूसरा हम देखें, इन्हीं स्तरों में क्या है, ये रासायनिक और जैविक दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग विभिन्नता दर्शाते हैं। उसके बाद देखो, मृदा का अध्ययन विज्ञान की दो शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। देखो, मृदा का अध्ययन एक तो है पेडोलॉजी और एक है एडेफोलॉजी, मृदा शास्त्र या पेडोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन विज्ञान की दो शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। एक तो अपनी बात करें तो एक तो रह जाएगी अपनी पेडोलॉजी और एक कौन सी हो जाएगी अपनी एडेफोलॉजी। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट अपनी बात करें पेडोलॉजी क्या होती है। पेडोलॉजी के बारे में हम देखें तो पेडोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत मृदा को प्राकृतिक पिंड माना जाता है। ये तो हमने दोनों ने बताया था, जोफे और मार्वट है और बकमैन और ब्रैडी ने बोला, दोनों ने बोला कि मृदा क्या एक प्राकृतिक पिंड है
जिसमें मृदा की उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जिसमें मृदा की उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी जो शाखा है, इसमें मेन काम क्या होता है, मेन जो वर्क अपने देखें तो इसमें मेन जो वर्क है कि मृदा की उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखो हमारे पास है मृदा शास्त्र या जिसको एडोफोलॉजी भी बोलते हैं। मृदा शास्त्र या जिसको एडोफोलॉजी भी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, मृदा को प्राकृतिक आवास माना जाता है। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, मृदा को एक प्राकृतिक आवास माना जाता है, जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। जो मृदा का अध्ययन है वो किस आधार पर किया जाता है, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। उसके बाद देखो हम यहाँ पर मृदा के अवयव देखते हैं। मृदा के अवयव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मृदा के अवयव है, पहला अवयव है हमारे पास खनिज पदार्थ, पहला अवयव है खनिज पदार्थ। दूसरा हम देखें हमारे पास है, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। दूसरा कौन से है, कार्बनिक पदार्थ। तीसरा कौन सा है, मृदा जल। और चौथा है मृदा वायु। कितने अवयव है, मुख्य रूप से हमारे पास 4 अवयव है। पहला हम देखें खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा मृदा जल और चौथा है मृदा वायु। अब देखो ये कितने कितने परसेंट होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखो हमारे पास, आपके लिए मैं फिर से बना देता हूँ ये डायग्राम, कि मृदा को 4 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसकी 4 भाग बनाए गए हैं। तो इसके अंदर देखें सबसे पहले हम कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं खनिज पदार्थ। कितने खनिज पदार्थ, ये कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं 45%। कितना परसेंट होता है, 45% होता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है ये होता है मृदा जल। ये कितने परसेंट होता है, 25%। कितने परसेंट होता है, 25% होता है। उसके बाद ये वाला जो है अपने पार्ट, ये कौन सा है, मृदा वायु है। ये भी कितने परसेंट होती है, 25%। उसके बाद हम देखें ये वाला जो पार्ट है ये 5% भाग होता है और क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कौन से पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम बना है उसमें देखो मृदा जल के बारे में बताया गया है। मृदा जल कितने परसेंट है, 25% है। मृदा वायु कितने परसेंट है, 25% है। कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट है, 5% है। और खनिज पदार्थ कितने परसेंट है, 45% है। उसके बाद हम देखें हमारा जो टॉपिक है खनिज पदार्थ। अब ये खनिज पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम देखें तो मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। कि जो मृदा में जो खनिज पदार्थ है उनका संगठन किसके अनुसार, उसके पैतृक पदार्थ अर्थात जिससे वो मृदा का निर्माण हुआ है। जिस भी चट्टान से, जिस उस चट्टान में अगर खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है तो उस मिट्टी के अंदर भी क्या है, खनिज पदार्थों की मात्रा भी ज़्यादा होगी। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा 45% होती है। मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा कितने परसेंट होती है, 45% होती है। मृदा में खनिज पदार्थों के मुख्य रूप से मुख्यतः क्या है, सिलिका पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाई जाती है। तो अपने मुख्य रूप से अपने बात करें मृदा के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें होती है अपने बात करें तो एक तो है अपने पास सिलिका, एक क्या है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और ऑक्सीजन है। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं खनिज पदार्थों के रूप में। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5% होती है। मैंने आपको बताया मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितने परसेंट होती है, 5% होती है। ये क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों के, पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से क्या है, प्राप्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहाँ से बनते हैं, पौधों के और पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से ये क्या है, प्राप्त होते हैं। ये ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं, ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। ये मृदा में पोषक तत्व एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का काम क्या है, मृदा में पोषक तत्वों का तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाना और मृदा की संरचना में क्या करते हैं, ये सुधार करते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है मृदा जल। मृदा जल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो ये कितने परसेंट होता है, सबसे पहले ये होता है 45%। कितने परसेंट होता है, 45% होता है। उसके बाद देखें कि ये 25% है और मृदा जल लवण एवं पोषक तत्वों का
विलयन बनाकर मृदा जल क्या करता है, लवण एवं पोषक तत्व, किसका, लवण एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को क्या करता है, पोषित करता है, पौधों को क्या करता है, पोषित करने का कार्य करता है। तथा मृदा जल रंध्रावकाशों की मात्रा तथा मृदा संरचना एवं मृदा कोलाइड्स आदि पर निर्भर करता है। कि अपनी बात करें कि मृदा जल कौन किस जगह ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें क्या है, रंध्रावकाशों की संख्या ज़्यादा होगी। दूसरा, मृदा की स्ट्रक्चर कैसी है, और उसके बाद मृदा में कोलाइडी कणस है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में मृदा जल की मात्रा कितनी है। उसके बाद हम देखें हमारे पास है मृदा वायु। तो मृदा वायु में भी कॉमन फैक्ट रहेगा रंध्रावकाश। कॉमन फैक्ट क्या रहेगा, रंध्रावकाश। दूसरा कॉमन फैक्ट क्या रहेगा, ये 45% होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अपने पास, मृदा में वायु की मात्रा कितने परसेंट होती है, 25% होती है। कितने परसेंट होती है, 25% होती है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है। मृदा में CO2 की मात्रा कितने परसेंट है, 0.3% है, 0.3% है, 0.3% है। और वायुमंडल में पूछ ली जाए तो 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03% है। और अपनी मिट्टी में बात करें तो कितनी होती है, 0.3% होती है। उसके बाद देखें हम इसी के अंदर कि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ CO2 की मात्रा बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, घटती है। तो आज हमने ये फैक्ट देखे। उसके बाद आगे वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा की विशेषताएं। जिनको नोट्स बनानी है मैं स्टार्टिंग से स्लाइड पूरी ऑन कर देता हूँ, आप उसको रोक रोक कर पूरे अच्छे से स्लाइड से नोट्स नोट कर लेना। तो इसके अंदर हमारे थोड़ा सा इसके बारे में देखते चलेंगे। अपनी मृदा एक लैटिन भाषा का सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्लोर या फर्श होता है। बकमैन और ब्रैडी दोनों क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक पिंड है अपचयित और खनिज पदार्थों के और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से क्या है, मिट्टी का निर्माण हुआ है। जोफे और मार्बट क्या बोलता है कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या है, मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा का अध्ययन 2 शाखाओं में किया जाता है, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी। और पेडोलॉजी के अंदर अपने मुख्य रूप से देखें तो इसमें उत्पत्ति, निर्माण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और मृदा शास्त्रीय एडोफोलॉजी में किसका अध्ययन किया, किसके अकॉर्डिंग अध्ययन किया जाता है, पादप समुदाय के दृष्टिकोण से। और मृदा अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। इनके परसेंटेज हम देखें तो खनिज पदार्थ 45%, मृदा वायु 25%, मृदा जल 25% और कार्बनिक पदार्थ है 5%। और खनिज पदार्थों के अंदर हम देखें तो इनका निर्माण कहाँ से होता है, चट्टानों के अपक्षय से होता है। इनकी मात्रा कितनी होती है, 45% होती है। मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में हम देखें तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 5% होती है। मृत पदार्थ और मृत जो पशु है और पौधे हैं उनके अवशेषों के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य है पोषक तत्व तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। मृदा वायु कहाँ पाई जाती है, रंध्रावकाशों में। और पोषक तत्वों को अपने अंदर मिलाकर के है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, रंध्रावकाशों तथा मृदा संरचना तथा कोलाइड्स आदि पर निर्भर करते हैं। मृदा वायु के बारे में देखें तो मृदा में वायु की मात्रा 25% होती है। ये CO2 की मात्रा 0.3% होती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ CO2 की मात्रा बढ़ती है और O2 की मात्रा घटती है। आज का टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मृदा की विशेषताएं क्या है और मृदा के कार्य क्या है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो।